हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टडी विद जीनियस में आपका स्वागत है। साथियों, वैसे हम आज हमारा 5th लेसन शायद सेशन स्टार्ट हो रहा है या 4th, मुझे याद नहीं है। या तो आपने इससे पहले हमारे सेशन नहीं देखे हैं तो एक बार हमारे चैनल पर जाइए और क्लास 11th के फिजिक्स के पुराने सेशन में विजिट करिए। उसके बाद हम आज हमारे 4th लेसन में जाते हैं और 4th लेसन में आज हम पढ़ने से पहले हम हमारे पुराने लेसन को 3rd लेसन को रिकॉल करते हैं। 3rd लेसन में हमने क्या पढ़ा था? हमने 3rd लेसन बहुत शॉर्ट था हमारा, और हमारे 3rd लेसन में हमने बहुत सिंपल चीज़ें पढ़ी थी। सिंपल वे में 2 चीज़ें पढ़ी थी। हमने पढ़ा था कि वेग समान हो तो संवेग का कंपैरिजन करा था, और सेकंड हमने पढ़ा था कि जब हमारा संवेग समान हो तो उनके वेगों का हमने कंपैरिजन पढ़ा था। ये अब आप लोगों को मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद ही रिकॉल कीजिएगा, क्योंकि या तो आप नोट्स देखिएगा या आपने हमारी पिछली क्लास नहीं देखी होगी तब पिछली क्लास देखना, उसके बाद आप लोगों को ये क्लियर होगा। अब आज हम हमारे नेक्स्ट लेसन पे जाते हैं, और हमारे नेक्स्ट सेशन में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम क्लास 11th के फिजिक्स को पढ़ रहे हैं। क्लास 11th के फिजिक्स को पढ़ने से पहले हम आज के चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं इस पर डिस्कशन करते हैं। आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि न्यूटन की गति के सेकंड लॉ को, न्यूटन्स मोशन का सेकंड लॉ पढ़ेंगे हम। उसके बाद हम वहाँ से फोर्स निकालेंगे, फोर्स का यूनिवर्सल फार्मूला निकालेंगे। मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण कैसे आया, कहाँ से आता है, ये चीज़ें निकालने के बाद हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पे जाएंगे। उसके बाद हम बल के मात्रक पढ़ेंगे, बल के विमीय सूत्र पढ़ेंगे, और बल के मात्रक हम CGS, MKS सारी पद्धतियों में पढ़ेंगे। तो हम उसे पढ़ने से पहले आज हमारे न्यूटन से सेकंड लॉ के ऊपर जाते हैं। उस सेकंड लॉ को हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो हम सेकंड लॉ को पढ़ते हैं, और सेकंड लॉ को पढ़ने से पहले हम चीज़ें क्वेश्चन नोट करते हैं। हमारा प्रश्न ये है, हमारा प्रश्न है कई तरह से प्रश्न आता है, तो मैं सिंपल वे में आप लोगों को लिखवाऊंगा कि न्यूटन की गति के सेकंड लॉ क्या है। अब इसके अलावा आपको कभी भी आता है F बराबर m प्रूव कीजिए, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को आपके हिसाब से समझना पड़ेगा, अपने हिसाब से कि ये रिकॉल करना पड़ेगा कि किस तरह से आया है, ये क्यों आया है, कैसे आया है। तो हम लिखेंगे न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को समझाइए। क्या करिए? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम को समझाइए। अब हमने पढ़ा था पहले कि गैलीलियो ने जड़त्व के नियम दिए। उन्हीं जड़त्व के नियमों का अध्ययन करते हुए एक न्यूटन वैज्ञानिक आए। उनने क्या करा? उनने कुछ नियम दिए। इससे पहले फर्स्ट नियम को मैं रिकॉल करवा देता हूँ आप लोगों को। हमारा फर्स्ट नियम ये है, फर्स्ट नियम जो न्यूटन की गति का फर्स्ट नियम है उसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व का नियम क्या कहता है कि जो वस्तु स्थिर अवस्था में है तो वो जब तक स्थिर रहेगी जब तक उस पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए। जो गतिशील है तब तक गतिशील रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित न किया जाए। इसके बाद हम आज हमारे सेकंड लॉ पे पढ़ते हैं। सेकंड लॉ पे पढ़ने से पहले लिखिए, इसके बारे में एक नॉर्मल पॉइंट लिख लेते हैं। तो नॉर्मल पॉइंट लिखिए कि क्या बताता है, किसके बारे में संबंध बताता है। तो लिखिएगा न्यूटन की गति का द्वितीय नियम संवेग परिवर्तन व बल में संबंध दर्शाता है। क्या करता है ये हमारा? तो ये क्या कहता है? तो न्यूटन की गति के सेकंड नियम के अनुसार सेकंड नियम कहता है कि किसी वस्तु के
संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उसके बल के समानुपाती होती है। क्या होती है? उसके बल के समानुपाती होती है। तथा बल की दिशा तथा जो हमारा परिवर्तन होगा वो बल की दिशा में होगा। हमारा परिवर्तन कहाँ होगा? बल की दिशा में होगा। लिखिएगा। तो हम लिखेंगे नियमानुसार। किसके अनुसार? नियमानुसार। क्या है नियमानुसार? नियमानुसार लिखिएगा, इन्वर्टेड कामा स्टार लिखिएगा। किसी वस्तु की संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होगा। क्या होगा? उसके समानुपाती होगा। तथा परिवर्तन की दिशा बल की दिशा होगी। क्या लिखा हमने? हमने लिखा है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होगा। और बल की दिशा क्या होगी? परिवर्तन की दिशा ही हमारी बल की दिशा होगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? हम यहाँ से लिख सकते हैं तो, अथवा हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर। क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं संवेग परिवर्तन की दर क्या होगी? हमारे बल के समानुपाती होगी। ये हमारा समानुपाती का चिन्ह है। या हम क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं कि बल समानुपाती किसके? संवेग परिवर्तन की दर के। क्या है? बल हमारा समानुपाती होगा संवेग परिवर्तन की दर के। अब आप लोगों ने ये नोट कर लिया हो क्वेश्चन वगैरह, तो हम इसे मिटाकर यहाँ लिखते हैं। ठीक है। अब इसे हम मैथमेटिकली प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तो हम लिखते हैं लिखिए, माना कि m द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभिक वेग u तथा डेल टी समय पश्चात वेग v हो जाता है। कोई वस्तु है, वो m द्रव्यमान है, प्रारंभिक वेग u है और डेल टी समय के पश्चात उसका वेग क्या हो जाता है? उसका वेग v हो जाता है। यदि उस पर लगाया गया
बल F, यह सदिश राशि है। लगाया अगर बल F है तो क्या होगा? तो न्यूटन की गति के द्वितीय, सॉरी ये मिटाइए, इससे पहले एक और चीज लिख दे। बल F लगाया गया हो तब प्रारंभिक संवेग क्या मान लेते हैं अपन? प्रारंभिक संवेग P1 क्या हो जाएगा? प्रारंभिक संवेग हमारा mu हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रारंभिक संवेग mu तथा डेल टी समय पश्चात संवेग हमारा क्या हो जाएगा? संवेग हो जाएगा P2, ये हो जाएगा mv। क्या हो जाएगा हमारा संवेग? mv। तो हम यहाँ पर हमारे जो है न्यूटन की गति के द्वितीय नियमानुसार क्या करते हैं हम? द्वितीय नियमानुसार। द्वितीय नियम क्या कहता है? द्वितीय नियम कहता है कि जो लगाया गया बल, ये लगाया गया बल क्या होगा? संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। क्या होगा? संवेग परिवर्तन की दर के समानुपाती होगा। अब इसमें हम डालते हैं तो क्या हो जाएगा? F बराबर परिवर्तन क्या होगा? इनिशियल माइनस फाइनल। तो क्या हो जाएगा? mu माइनस mv अपॉन डेल्टा टी। mu माइनस mv अपॉन डेल्टा टी। तो इसी को आगे बढ़ाते हुए तो ये हो जाएगा, देखो साथी, मास द्रव्यमान कांस्टेंट रहता है, द्रव्यमान में किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। आप भी जानते हो, कोई वस्तु यहाँ से चलती है और यहाँ तक आती है तो उसके वेग में, उसके त्वरण में परिवर्तन हो जाएगा। क्या ऐसा है क्या कि यहाँ से यहाँ तक चलने में किसी वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है? क्या कभी ऐसा हुआ कि आपके गांव भोपाल में किसी आदमी का वजन अगर 10 किलो है तो क्या उसका वजन इंदौर में 15 किलो हो जाएगा? क्या कभी ऐसा होता है क्या किसी पिंड का द्रव्यमान परिवर्तन हो जाता है, गति होती है? कभी नहीं होगा। लेकिन याद रखना, एक चीज़ चेंज होती है, वो क्या होता है? वो होता है वेट। वो क्यों चेंज होता है ये आगे की आने वाली क्लासों में हम पढ़ेंगे। वो ड्यू टू ग्रेविटी के कारण होता है। वेट क्या होता है? मास और एक्सेलरेशन, ग्रेविटी के एक्सेलरेशन का जो होता है मल्टीपल, उसे हम कहते हैं वेट। वो चेंज होता है, लेकिन वो हम आने वाली क्लासों में देखेंगे। तो हमारा एम इधर आ जाएगा, तो F इक्वल टू u माइनस वी अपॉन डेल टी। ठीक है, अब इसी कड़ी को आगे बढ़ते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा v कह सकते हैं इसे हम, और इसे कह सकते हैं डेल्टा t। अब यहाँ से हमें एक और नई समीकरण मिलेगी, और वो नई समीकरण ये मिलेगी, नोट कीजिएगा, हमारा यहाँ से एक नई चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है हमारे पार्ट में, और वो चीज़ ये हुई कि वेलोसिटी द रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। क्या चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है कि त्वरण किसे कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ इंट्रोड्यूस हुई है जिसे हिंदी में त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में?
हिंदी में कहते हैं त्वरण। इसका नोटेशन है ए, ये भी एक सदिश राशि है, ये भी एक सदिश राशि है। और क्या होता है, वो होती है, लिखिएगा, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो हमारा यहाँ से A इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी। क्या हो जाएगा, डेल वी अपॉन डेल टी। तो अपन ये चीज़ें अगर आपने नोट कर लिए तो मैं इसे मिटा देता हूँ। तो ये हो जाएगा F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M इंटू ए। क्या हो जाएगा, M इंटू ए। तो यहाँ पर एक मात्रक आएगा, F इज इक्वल टू के एम ए, लिखिएगा, जहाँ के बराबर नियतांक है। क्या है, के नियतांक है। और के की वैल्यू हम कितना लेंगे, के की वैल्यू हम क्या लेंगे, लिखिएगा, के एक नियतांक है तथा CGS व SI में K इक्वल टू क्या होता है, K इक्वल टू 1 होता है। तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, M इंटू ए। क्या हो जाएगा, F इक्वल टू M इंटू ए। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, और क्या कह सकते हैं, या हम कह सकते हैं बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। क्या कह सकते हैं, बल बराबर द्रव्यमान गुणित त्वरण। यहाँ से हमारा ये प्रूव हुआ है कि बल क्या है, बल द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आप लोगों ने ये चीज़ नोट कर ली हो तो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट पर जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट पार्ट यहाँ से स्टार्ट होता है। कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, रिकॉल कर लीजिएगा, या यहाँ से हम बल की एक और परिभाषा बनाते हैं। और बल की एक और परिभाषा क्या बनती है वो नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिएगा क्या है बल की नई परिभाषा। बल की नई परिभाषा यहाँ से बन जाएगी, अतः बल किसी वस्तु पर, देखिए, किसी वस्तु पर लगाया गया बल उसके द्रव्यमान व त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। क्या होता है, बल, बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। आप लोगों को एक बार और सुन लीजिएगा पूरा कि बल क्या होता है। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम क्या कहता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम कहता है कि किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उसके बल के समानुपाती होती है। अब चूंकि हम जानते हैं संवेग होता है डेल पी अपॉन डेल टी। पी को हम लिख सकते हैं m इंटू वी, m इंटू वी। तो m से m हमारी एक कांस्टेंट राशि है तो वेग में परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ से डेल वी अपॉन डेल टी को हम लिख सकते हैं a। त्वरण, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। और त्वरण से आगे से हम निकले और आगे हमने जब स्टार्ट करा तो हमारा आया F बराबर एम ए। क्या आया, F बराबर एम ए। ठीक है, अब लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
हमारा नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट होता है यहाँ से। मैं आप लोगों को एक साथ ठीक है लिखिएगा, प्रश्न नोट कर लीजिएगा। बल का विमी सूत्र व मात्रक। क्या लिखिएगा? बल का विमी सूत्र या मात्रक। सबसे पहले बात करते हैं विमी सूत्र की। ठीक है, सबसे पहले हम विमी सूत्र की बात करते हैं। तो विमी सूत्र क्या होता है? अब आप लोगों ने देखा है कि F इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए। आप लोगों ने देखा है कि F इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए। अब फिर से आप लोगों ने देखा है, मैंने आपको बताया था कि हमारा जो एक्सेलरेशन बोले त्वरण क्या होता है? वेग परिवर्तन की दर। वेग परिवर्तन की दर। अब आप लोग इसका मात्रक लिखिएगा। m का मात्रक तो हो जाएगा m, द्रव्यमान का मात्रक m होता है। वेग का मात्रक आप लोगों को मैंने अभी बताया था, पिछली क्लास में हमने देखा है, ये हो गया t की पावर -1 और एक हमारा t ऑलरेडी नीचे है। तो वेग का बल का विमी सूत्र क्या हो जाएगा? बल का विमी सूत्र हो जाएगा F का विमी सूत्र क्या हो जाएगा? F का विमी सूत्र हो जाएगा mL की पावर -2। क्या हो जाएगा बल का विमी सूत्र? इसे 100 स्टार लगा लीजिएगा। फ्यूचर में जब भी आप पढ़ेंगे F बराबर m में हमेशा यूज होना है। आप किसी भी फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, मैथ्स की फील्ड में जाओगे तो F बराबर m में F का विमी सूत्र mLT की पावर -2। क्या होगा? mLT की पावर -2। अब हम बल के बल का ये आप लोगों ने नोट कर लिया विमी सूत्र। तो हम मात्रक की बात करते हैं। मात्रक CGS, MKS भी कह सकते हैं इसे, इसे ही हम कह सकते हैं SI, दोनों में सेम रहेगा। CGS देखिएगा, यहाँ से ये ले रहा हूँ मैं समीकरण 1। क्या होता है? तो बल बराबर हो जाएगा मास इंटू चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। ठीक है, वेग परिवर्तन की दर और द्रव्यमान। द्रव्यमान को हम इसमें नापेंगे सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड, ग्राम सेकंड पद्धति में। तो हमारा द्रव्यमान है तो ये हो जाएगा ग्राम। वेग मीटर पर सेकंड आप लोगों को बताया था, लेकिन हमारे पास यहाँ क्या सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर। और इसका हो गया सेकंड। और ध्यान रखना वेलोसिटी का मीटर सेंटीमीटर पर सेकंड और एक इसका सेकंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेकंड का इनवर्स। तो इसे हम कहते हैं एक डायन इज इक्वल टू हो जाता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड का स्क्वायर। क्या हो जाएगा? एक डायन नहीं डाइन, क्या हो जाएगा? एक डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड। 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड इनवर्स, पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, सॉरी, पर सेकंड स्क्वायर। MKS या हम SI पद्धति में इसको निकालते हैं तो इसी तरह से F इज इक्वल टू m del V अपॉन del T। तो साथियों द्रव्यमान को हम नापते हैं किलोग्राम में, तो ये हो जाएगा किलोग्राम। इसका हो जाएगा मीटर, ये हो जाएगा सेकंड का स्क्वायर। और हम इसे क्या कहते हैं? हमने इसका मात्रक जो SI मात्रक है वो बल पे अध्ययन करने के लिए न्यूटन को समर्पित है, इसीलिए हम इसे कहेंगे 1 न्यूटन। क्या कहेंगे?
1 न्यूटन, और ये कैपिटल N हमारा न्यूटन का सिंबल है। तो क्या हो जाएगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और इसे भी लिख लीजिएगा 1 डाइन इज इक्वल टू 1 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब आप लोगों को हम आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हम नेक्स्ट क्लास में 1 न्यूटन की डेफिनेशन, 1 डाइन की डेफिनेशन लिखेंगे, और इसके बाद न्यूटन के सेकंड लॉ के क्या क्या अनुप्रयोग है, क्या क्या उदाहरण है, उन उदाहरणों पे बात करेंगे। और आज के लिए इतना ही काफ़ी। आप लोगों को समझ में आया होगा किस तरह से अगले यूनिट में हम 1 डाइन और 1 न्यूटन में क्या संबंध है, इन सभी चीज़ों को रिकॉल करेंगे, पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी। धन्यवाद दोस्तों जो आपने हमारे सेशन को देखा, और इससे कुछ सीखने को आपको मिला होगा, बेनिफिशियल रहा होगा तो कमेंट में बॉक्स में कमेंट डालकर शो कर दीजिएगा कि किसी प्रकार का किसी को कोई डाउट हो या किसी प्रकार की हेल्प हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए। धन्यवाद।